नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। आज की क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मींस हमने जो कल समझा था, जो पहला चैप्टर बेसिक इंफॉर्मेशन हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट अब हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका वैसे चैप्टर नंबर 3 है। सॉरी, मैं आपको 3 बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड है जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट थे वो कल हमने देख लिए थे। बाकी के हैं जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उसको हम थोड़ा सा तैयार करते हुए चलेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है व्यवहारों का लेखांकन या अभिलेखन, जैसा कुछ नाम आपको अलग अलग दे रखा होगा। तो अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। आज से हम प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ध्यान से समझना, कुछ नियमों के साथ में हम काम को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा टॉपिक आता है लेखांकन प्रक्रिया। अब आप कहोगे बार बार ये का यही पॉइंट लिखते हैं अपन। देखिए, हम 11th क्लास पूरी जब तक नहीं करेंगे इस पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास जहां तक 11th क्लास चलेगी हम इसी के बेस पे काम करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब रहता है हमारे पास में कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है और करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो स्टेप फॉलो करने के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है व्यवहारों की पहचान। व्यवहारों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा होता है मुद्रा मापन। एक आता है, तीसरा आता है प्रारंभिक लेखे। प्रारंभिक लेखे। चौथा आएगा आपके पास वर्गीकरण। पांचवा आएगा आपके पास सारांश। छठा आएगा आपके पास विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण। देखिए, अपने पास टोटली 6 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला लिखते हैं व्यवहारों की पहचान, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। पहचान के अंदर हम ये समझते हैं कि केवल व्यवसाय से संबंधित व्यवहारों का लेखा, केवल बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा, बाकी किसी को नहीं लिखना है। अपने बिजनेस से रिलेटेड है, अपने बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मींस हमें नहीं लिखना है। तो हमें लिखना क्या है, जो अपने बिजनेस से रिलेटेड था उसे लिखा जाएगा। सेकंड पॉइंट, जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं। जिस व्यवहार को आप, जिस व्यवहार को मुद्रा में मापा जा सकता है उसी को लिखना है, बाकी किसी को नहीं लिखना है। ये दोनों पॉइंट हम पहले से भी डिस्कस करते आए हैं। फिलहाल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा ये टॉपिक है प्रारंभिक लेखे। मतलब हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करना होगा, हमें लिखना पड़ेगा। देखिए, लिखने के लिए हमारे पास 3 स्टेप आ रहे हैं। ये जो 3 अलग अलग प्रारंभिक लेखे, वर्गीकरण और सारांश, ये तीनों ही अकाउंटिंग के मेन पॉइंट है। और आपकी पूरी 11 इन तीनों अकाउंट के तीनों पॉइंट पे हो जाएगी। आपके पूरी अकाउंट्स इन तीनों पॉइंट के बेस पे आपका पूरा सिलेबस डिपेंड करता है। प्रारंभिक लेखे, इसका मतलब होता है प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों का लेखा करना। जो डे बाय डे आपके पास ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आज ट्रांजेक्शन हुआ तो आज के ट्रांजेक्शन सारे एक साथ हम लिखेंगे, कल के कल लिखेंगे, परसों परसों के लिखेंगे। मतलब रोज के ट्रांजेक्शन रोज लिखा जाएगा। तो ये होता है हमारे पास प्रारंभिक लेखे। वर्गीकरण में इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर से क्लासिफाई करेंगे, समान प्रकृति के व्यवहारों को अलग अलग करेंगे। क्लासिफाई का मतलब होता है समान प्रकृति के व्यवहारों को अलग अलग लिखना, अलग अलग करना। सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम अलग अलग कर लेंगे, उसे हम क्लासिफाई कहते हैं। वैसे इनके अलग अलग नाम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन्हें हम अभी समझाएंगे। सारांश का मतलब होता है सभी व्यवहारों से
अंतिम व्यवहारों को अंतिम रूप प्रदान करना। अंतिम रूप प्रदान करना मतलब फाइनली आपने किस पर्पज के लिए ट्रांजैक्शन को लिखा है वो हमारे पास सॉल्व करना, ये हमारे लिए सारांश होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक लेखे। प्रारंभिक लेखे जिसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम होते हैं। आप दो फॉर्मेट यूज करते हो, एक तो होता है आपका जर्नल, एक होता है आपके पास सहायक बयां। देखिए मैं आपको एक बार फिर कह देता हूँ किताब में क्या दे रखा है उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें जो बेसिक चीजें पढ़नी है उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हम पहले बेसिक चीजों को थोड़ा सा लर्न करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रारंभिक लेखे। प्रारंभिक लेखे का मतलब होता है डे बाय डे, प्रतिदिन जो ट्रांजेक्शन किस प्रकार से लिखा जाएगा, उन्हें कैसे लिखना है, उसकी एंट्रियां कैसे करनी है, उसे समझना है कुछ। अब पहले भी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी, अब फिर भी वापस टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है जर्नल। जर्नल को हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा। हालांकि आप इंग्लिश वर्ड याद करोगे तो बेटर रहेगा, वैसे दोनों सेम ही है। एक और बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पास इंग्लिश में जनरली लिखा जाता है। हो सकता है बुक में सारा आपको हिंदी में दिया गया हो, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है वो लगभग इंग्लिश में ही करेंगे, हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि हिंदी में लिखना वो थोड़ा सा अपने लिए सही नहीं रहेगा, हम उसको इंग्लिश में रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्डिंग करने का सिस्टम आता है हमारे पास। सबसे पहले जर्नल, हम जर्नल को थोड़ा सा समझते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना जर्नल क्या होती है। जर्नल जिसको कहेंगे रोजनामचा। देखिए मैं आपके अकाउंटिंग इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ताकि आप लोग इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। रोजनामचा, रोज यानी डेली, एक सिंपल सी बात है डेली। नामचा मतलब लिखना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इस पुस्तक में, ये जर्नल एक बुक होती है, एक बही है जिसमें कंटिन्यू आपको रोज लिखना होता है। इस पुस्तक में प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों को क्रमानुसार तिथिवार लिखा जाता है। देखिएगा यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग वर्ड आए हैं। पहला है क्रमानुसार। क्रमानुसार का मतलब होता है सीरियल वाइज। सीरियल वाइज आपको पता है सीरियल कैसे चलती है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 इस जो पहले ट्रांजेक्शन हुआ उसे पहले लिखना है, बाद में ट्रांजेक्शन होगा उसे बाद में लिखना होगा। जैसे हमारे दिन में मान लीजिए 50 ट्रांजेक्शन हो गए तो हम 50 को सीरियल वाइज लिखेंगे। जो पहले सुबह हो गया उसे सुबह लिखेंगे, बाद में आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो हमारा कहने का मतलब होता है जर्नल में लिखने का तरीका कैसा होगा, क्रमानुसार मतलब सीरियल वाइज। सेकेंड पॉइंट, तिथिवार, डेट के अकॉर्डिंग लिखना है आपको, डे बाय डे। जो डेली ट्रांजेक्शन मतलब आज के ट्रांजेक्शन आज की डेट में ही लिखना है आपको, कल का ट्रांजेक्शन कल की डेट पे लिखेंगे। तो जर्नल क्या होता है, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हम डे बाय डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो रिकॉर्डिंग होती है, ये जो लिखा होता है, मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ, जर्नल में लेखा, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर होता है। या हम ये कह सकते हैं जर्नल की नहीं वरन सब में, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं कि लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर होता है। अतः प्रत्येक व्यवहार से दो खाते प्रभावित
होंगे। मैं आपसे पहले तो एक प्रश्न करूंगा कि आपको ये वर्ड समझ में आ रहा है? हो सकता है आप लोग नए हो, आपको कहीं इसमें डाउट है? ऐसा कौन है जिसको ये नहीं पता व्यवहार क्या होता है? जस्ट मैसेज कर लीजिए या अपना ऑडियो स्टार्ट करके बोल सकते हो। जिसको नहीं पता है बता दीजिएगा किस किस को नहीं पता है, फटाफट रिप्लाई कीजिए ताकि मुझे वापस समझाने का पता चले। यदि आप लोग जानते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं जानते हैं मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसको इसको समझाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो बार बार आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए आखिर व्यवहार होता क्या है। आर यू नो अबाउट ट्रांजेक्शन? यहाँ पे व्यवहार का मतलब बिहेवियर नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। इस ट्रांजेक्शन, इस व्यवहार का मतलब बिहेवियर नहीं है। जनरली हम हिंदी इंग्लिश के वर्डों का थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं, तो व्यवहार का सामान्य अर्थ रहता है बिहेवियर, बट इसका अर्थ बिहेवियर नहीं है, ये आपका ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन का दूसरा नाम होता है लेन देन। यदि आपको व्यवहार समझ में नहीं आ रहा तो आप लेन देन वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। आपका लेन देन कहो या व्यवहार को एक ही बात है, इंग्लिश में इन दोनों को हम लिखते हैं ट्रांजेक्शन। समझ में आया क्या होता है लेन देन? लेन देन का मतलब होता है मैंने आपसे लिया, आपने मुझे दिया। जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन लिख के बताता हूं। हमने लिखा राम से 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। जैसे आपका इसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन। इसे क्या बोलोगे? ट्रांजेक्शन्स। आपने क्या ट्रांजेक्शन किया है? राम से 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब आपके दिमाग में प्रश्न चला कि सर इसमें लेन देन कैसे हुआ? कोई आया प्रश्न आपके दिमाग में? बेटा जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे हमें भी मजा नहीं आएगा और आपको भी मजा नहीं आएगा। आपको साथ में बोलना पड़ेगा, मैसेज लिखना पड़ेगा। आपके दिमाग में प्रश्न आया कि लेन देन कैसे हुआ? लेन देन मतलब एक जना ले रहा है, एक जना दे रहा है। अब यहाँ पे लेन देन की बात करें तो राम से 10,000 मतलब राम देने वाला है। सिंपल सा थॉट है भाई, हमने राम से खरीदा है। बेटा देखो अपना सब्जेक्ट ही ऐसा है। मैं एक बार फिर उसी बात को दोहराऊंगा जो हमेशा कहता रहता हूं कि अपना सब्जेक्ट बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। आप वो सारे वर्ड्स देखोगे जो आपके रियल लाइफ में रेगुलर यूज हो रहे हैं। खरीदना रेगुलर यूज हो रहा है आपके साथ में। अभी हो सकता है आपने आज की डेट में भी कोई चीज खरीदी होगी। खरीदना मतलब मार्केट जाके पैसा देके वस्तु लाना, उसी को खरीदना कहते हैं। अब फर्नीचर कोई आपके लिए नया शब्द नहीं होना चाहिए। आई थिंक मुझे नहीं लगता फर्नीचर आपके लिए नया वर्ड होगा। 10,000 रुपए, बेटा देखो रुपए एक ऐसा वर्ड है जो सामान्य एक 3 साल का बच्चा भी इसके प्रति बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव हो जाता है। एक छोटे से बच्चे के सामने यदि आप 100 रुपए का नोट निकाल के दे दो, लपक लेगा वो उसको। आपको यदि 1,000 रुपए का नोट देंगे तुरंत ले लेंगे अपन। कहने का मतलब ये है कि रुपए मतलब ये जो पैसा है बहुत ही सामान्य सी बात है, हर कोई जानता है और हम तो विशेष रूप से जानेंगे क्योंकि हमारा तो अब ये फील्ड हो गया है। हमें तो पूरे जीवन भर अब इसके साथ में काम करना है। जैसे ही आपने कॉमर्स एडमिशन ले लिया मींस आपका इस पैसों से एक बहुत ही गहरा संबंध हो गया है। पैसा चाहे किसी का भी हो, अपना जरूरी नहीं है, बट कहने का मेरा मीन्स ये है कि अपना जो ट्रांजेक्शन्स के साथ में आपको पूरे मतलब अब जो कुछ भी पढ़ोगे कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड ही चीजें पढ़नी है। और नेक्स्ट वर्ड आता है राम। अब बेटा राम बहुत ही सामान्य शब्द है, एक व्यक्ति का नाम है। तो इस ट्रांजेक्शन को समझना बड़ा आसान है हमारे लिए। इसका मतलब हम जो बेसिकली इसका मीनिंग समझा तो वो यही हुआ कि हमने राम को पैसा दिया, राम ने हमको फर्नीचर दे दिया। एक सिंपल सी बात है। लेन देन में क्या हो रहा है? लेन यानी ले रहे हैं, देन यानी दे रहे हैं। लेन मतलब हम फर्नीचर लेने वाले हैं, फर्नीचर, और राम देने वाला है। बस तो ये हो गया लेन देन। आया समझ में? ट्रांजेक्शन्स का मीन्स होता है लेन देन। लेन देन मतलब एक चीज आएगी एक चीज जाएगी। राम ने आपको फर्नीचर दिया है, आप उसे पैसा दे दोगे, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब हो गया, या जो मैंने ये नोट डाला है उसमें यही लिखा कि लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर होता है। ये जो ट्रांजैक्शन था उसका रिकॉर्डिंग करेंगे वो हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। और डबल एंट्री सिस्टम हमेशा यही कहती है कि पर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 साइड इफेक्ट होती है, एक शाश्वत सत्य है ये। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 साइड कौन कौन सी है? एक तो राम और एक मतलब अपन सेल्फ।
दो पर्सन हो गए, एक तो राम हो गया, एक अपन सेल्फ हो गए। अब राम क्या दे रहा है? फर्नीचर। हम क्या दे रहे हैं? पैसा। आया समझ में? तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। अब इसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। डबल एंट्री सिस्टम के बाद अब हम जर्नल की मीनिंग के बाद इसमें ट्रांजेक्शन करना कैसे है, लेखा कैसे करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं जर्नल में लेखा करना। देखिए, जो जर्नल में आप लेखा करोगे, जो लिखोगे, उसे कहेंगे प्रविष्टि। एक शब्द लिखा मैंने प्रविष्टि, जिसको लिखते हैं एंट्री। हाँ, अब कभी आपको एंट्री वर्ड नजर आ जाता है, क्योंकि देखिए ये सारे ही वर्ड हमें पूरे साल भर क्या, जब जब आप अकाउंट्स करोगे हमें उनको यूज करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही एंट्री वर्ड आता है, एंट्री वर्ड का मतलब बिल्कुल साफ हो गया, जर्नल में लेखा करना। जो जर्नल में लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं एंट्री करना। एनी डाउट? जर्नल में लिखना एंट्री कहलाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। जो जर्नल है, जर्नल एक बुक होती है, और जर्नल बुक के अंदर जब हम लिखते हैं उसे बोलते हैं एंट्री करना। तो जर्नल में लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं। मैं आगे का नोट डाल देता हूं। जर्नल में लेखा करने संबंधी नियम। अब नियम समझने से पहले यहाँ एक वर्ड और लिखता हूं मैं आपके सामने, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाके। वर्ड आता है खाता, इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट। वर्ड आता है खाता, अकाउंट। अकाउंट किसे कहेंगे, अकाउंट क्या होता है? तो अकाउंट की पहले तो एक डेफिनेशन समझ लीजिएगा। समान प्रकृति के व्यवहारों को एक साथ लिखना, या एक साथ जिस स्थान पर लिखा जाता है उसे खाता कहते हैं। देखिए, समान प्रकृति का मतलब रहता है एक जैसे। जैसे मान लीजिए आपके कैश, जैसे हम बात करते हैं कैश, कैश तो जानते ही होंगे क्या होती है, रोकड़ जिसको कहते हैं। अब रोकड़ से संबंधित सारे ही ट्रांजेक्शन एक ही जगह हम लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैश अकाउंट। तो अपने पास में यहाँ पे अलग अलग अकाउंट होते हैं, अलग अलग अकाउंट खोलने पड़ते हैं, और इन खातों को अलग अलग भागों में हमने बांटा है। आज की क्लास में हम सिर्फ अकाउंट समझने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जितना ज्यादा ध्यान दे सकते हो उतना ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक और बात क्लियर कर लूँ, अभी जो फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, और ये न केवल 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जहां आगे भी पढ़ोगे, जहां तक अकाउंट्स करोगे, ये सारी चीजें बहुत हेल्प करेगी आपको। तो इसे अपनी नींव समझते हुए बहुत ही ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, और नहीं समझ में आए तुरंत मैसेज करो या ऑडियो स्टार्ट करके बोल लीजिए कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आया है, ताकि आपका जो डाउट होगा वो ऑन टाइम सॉल्व हो सकता है। फिलहाल हमने अकाउंट की परिभाषा लिखी है, समान प्रकृति के व्यवहारों को एक साथ लिखना या जिस स्थान पर लिखा जाता है उसे हम खाता कहते हैं। अब हमारे पास खातों के अलग अलग प्रकार हैं, अकाउंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उन प्रकारों के आधार पर ही हम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करेंगे। तो मेजर पॉइंट हमारे सामने आते हैं खातों के प्रकार। खातों के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट जनरली हमने इसको दो भागों में बांटा है, दो अलग अलग पार्ट हमने डिवाइड कर लिए हैं। एक तो होता है अपने पास में ट्रेडिशनल अप्रोच, और एक है आपका मॉडर्न अप्रोच। एक तो आता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक आता है मॉडर्न। तो आप कहोगे सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच क्या है? देखो, अकाउंट तो अकाउंट ही होते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से उनको अलग अलग भागों में बांटा है।
ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जो पहले से चले आ रहे नियमों के आधार पर, मॉडर्न जो प्रेजेंटली कुछ नियम चेंज किए हैं, हम ट्रेडिशनल अप्रोच को बोलते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर खातों की अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग नेचर होता है, और इसे कह सकते हैं अपन गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स वैसे ये भी नेचर के अकॉर्डिंग ही होते हैं, बट गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग अलग है। तो फिलहाल हम बात करेंगे प्रकृति के आधार पर खाते अलग अलग प्रकार के हैं। मैं लिख देता हूं, प्रकृति के आधार पर खातों के प्रकार। हमारे पास 3 प्रकार के खाते होते हैं। अच्छे से समझना, जहां समझ में नहीं आया वहां मुझे पूछ लीजिएगा। खाते कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। मैंने 3 अलग अलग एरो किए हैं, मतलब 3 प्रकार के हैं। पहला आता है व्यक्तिगत खाता। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, इंग्लिश में बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट का साइन है, ये जो मैंने लिखा ना A/C, मतलब इसको बोलते हैं अकाउंट। अब जब भी ऐसा मैं लिखूं इसका मतलब होता है अकाउंट, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। पहला होता है व्यक्तिगत खाता जिसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है वास्तविक या वस्तुगत खाता जिसको बोलेंगे रियल अकाउंट। और तीसरा होता है नाम मात्र या अवास्तविक या अवस्तुगत खाता जिसको कहेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो अपने पास 3 अलग अलग अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इन तीनों के नाम पता होने चाहिए कि खातों के 3 प्रकार हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। क्या आपको तीनों अकाउंट के नाम समझ में आ गए? यस या नो में जल्दी आंसर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। फटाफट आंसर देना आपको। यस या नो में आंसर देना है। तीनों अकाउंट समझ में आ गए, नाम पता चल गया, वेरी नाइस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। चलिए, दुर्गा जी को समझ में आ गया, सारिका जी को आ गया, एक और है अपने साथ में, आप भी थोड़ा सा बता दीजिएगा जिस समझ में आया नहीं आया। अब हम इन तीनों अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहला है पर्सनल, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मीनिंग क्या होता है? किसे कहोगे व्यक्तिगत खाता? इसमें लिखते हैं इस खाते में व्यक्ति विशेष संबंधी खातों का समावेश किया जाता है। एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंतर्गत व्यक्ति विशेष, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड अकाउंट को इंक्लूड करेंगे, उसे कहेंगे पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीता अकाउंट, लक्ष्मी बुक स्टोर अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट। देखिएगा, जैसा कि मैंने आपके सामने इनके एग्जाम्पल लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें एक स्पेशलिटी शो हो रही है। आप मुझे बता सकते हो वो क्या है? एक स्पेशलिटी शो हो रही है, और वो स्पेशलिटी है ये सारे क्या दे रखे हैं? ये सारे क्या है?
नेम, नाम है ये सारे क्या है, नाम। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पर्सनल अकाउंट वो सारे होंगे जिसमें किसी ना किसी का नाम दिया गया होगा। तो पर्सनल अकाउंट की आइडेंटिफाई क्या होती है, पर्सनल की आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो किसी ना किसी के नाम होंगे। एनी डाउट? पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया? किसी का भी नाम है, नाम भाई जनरली ऐसा, राम, राम तो नाम होता है ना किसी का, श्याम नाम है, मोहन नाम है, HDFC बैंक नाम है, एक बुक स्टोर का नाम है। नाम तो समझ में आ रहा है ना, जैसे आपका नाम है सारिका जी, दुर्गा जी, जो भी आपके अलग अलग साथी है, आपके आपके पिताजी का, मतलब पूरे परिवार में सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो जिसका भी नाम दे रखा है, जहां भी आपको नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, वो पर्सनल अकाउंट। एनी डाउट? फटाफट जवाब दीजिए, पर्सनल अकाउंट समझ में आया नहीं आया? मैं वेट करूंगा, जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, जल्दी से। ये हमारी लाइव क्लास चल रही है और जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये स्पष्ट बात है। पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया? वेरी नाइस। दुर्गा जी को समझ में आ गया, बाकी सारिका जी, वर्तिका जी आपका नाम है, समथिंग नाम मैं देख लेता हूँ एक बार। वर्तिका जी आपको समझ में आ गया, जो हमारे साथ अभी कुछ टाइम पहले ही जुड़े हैं, जस्ट फास्ट। ओके ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। तो पर्सनल अकाउंट समझ में आ गए? पर्सनल अकाउंट मींस किसी भी पर्सन का नाम दिया हुआ है, मतलब वो हमारे लिए क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। अब हमने पर्सनल को भी थोड़ा अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया है, पर्सनल को भी हमने थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, और वो पार्ट है हमारे पास में 3। पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट, प्राकृतिक, जिसको कहते हैं नेचुरल। दूसरा होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, और तीसरा होगा प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। तो आपके पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के हैं? 3। पहला है प्राकृतिक, प्राकृतिक जिसको कहते हैं नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है जो प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे हम सब हैं, जितने भी हम सब लोग हैं, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, मीता, राजू, कानू, जो भी जो व्यक्ति है जिसका नाम पर्सनल है, मतलब एक प्रकृति की देन है, जो सजीव व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, उसे कहते हैं हम नेचुरल पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। एनी डाउट? नेचुरल पर्सनल में सारे के सारे नेचुरल पर्सन्स आते हैं, हम सब नेचुरल पर्सन है। आप, मैं, आपके परिवार के जितने साथी, मेरे परिवार के साथी, आपके मित्र, सब कुछ जो ऐसा व्यक्ति जो जीवित व्यक्ति है, व्यक्ति जिसका नाम है, हम सब नेचुरल के अंदर आते हैं। एनी डाउट? कोई समस्या? दूसरा होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जिसको हमने बनाया हो, ऐसे अकाउंट, ऐसे अकाउंट जो हमारी कंपनी ने, मतलब हमने एक हमने किसी को बनाया है। जैसे हमारे पास में आता है बैंक अकाउंट, कोई कंपनी का नाम है, कोई बिजनेस का नाम है, जैसे लक्ष्मी बुक स्टोर। हालांकि लक्ष्मी बुक स्टोर नाम तो जरूर है, लेकिन है किसका? किसी दुकान का है। HDFC बैंक का नाम है, किसी स्कूल का नाम होगा, किसी हॉस्पिटल का नाम होगा, मतलब वो सारे क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इन द सेंस जो किसी पर्सन द्वारा बनाया गया है, जो हमने मेंटेन किया है, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसे कहेंगे आर्टिफिशियल। और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब होता है ऐसे कुछ अकाउंट होंगे हमारे पास जो किसी को रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल फिक्स है, जैसे एक तो आता है कैपिटल, अभी हम इस पर डिस्कस थोड़ा सा बाद में करेंगे। ड्राइंग, कैपिटल और ड्राइंग वगैरह क्या होता है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ऐसे अकाउंट जो किसी दूसरे अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसी और की जगह पे उनको लिखा जाएगा, उसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के हैं? 3। एनी डाउट? पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल, हम सब नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल जो हमने बना रखे हैं, और प्रतिनिधि जो किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रतिनिधि अकाउंट। तो आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट समझा है, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। पहला बात क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, हमने पर्सनल अकाउंट का मीनिंग जाना, ऐसे अकाउंट जिसमें पर्सनली किसी व्यक्ति विशेष को आप इंक्लूड कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट।
साथ में हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट 3 टाइप का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब इनके एग्जाम्पल भी हमने ट्राई किए हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल है, आप इसको देखिएगा। यदि कोई डाउट रहता है आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इससे आगे वाला अकाउंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।